अभी टर्बिडिटी होता क्या है और कैसे इसको निकाला जाता है? टर्बिडिटी को अब एक चीज तुम लोग जरा समझो। तुम्हारे पास में ना यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे ऐसा मान लो कि ऊपर ना सनलाइट है। ये सनलाइट है तुम्हारा, सन जैसा तो बना नहीं है। ये तुम्हारा यहाँ पे क्या है, सन। अब इसकी जो लाइट, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर पानी है और ये नीचे ना उसका ग्राउंड, ये वाटर बेड है सही से। अब ये जो पानी है ना, ये सारा जो तुम ऊपर से भी देख रहे हो, बहुत टर्बिड वाटर। ये क्या है, टर्बिड वाटर। अब होता क्या है, जो सनरेज हैं या फिर कह सकते हैं लाइट रेज हैं, वो ऐसे इस पानी से पास होंगी। पानी से पास होंगी तो वो पास होकर के नीचे तक कितनी पहुंचेंगी, ये टर्बिडिटी हमें डिफाइन करता है। ठीक है, बात सुन में आ रही है? ऊपर से लाइट्स आएंगी, कितनी वो पानी से पास हो चुकी, वो हमें क्या बताता है, टर्बिडिटी बताता है। या तो पास हो जाए, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितनी भी क्या हो गई होंगी, अपनी स्कैटर हो गई होंगी। ठीक है, ये चीज है। तो इसके लिए लिखो, अभी देखो यहाँ पे मैंने सन लिया है कॉमन एग्जांपल, कुछ और भी यहाँ पे हो सकता है। ठीक, अब देखो, तो इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट, इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट, इट इज अ मेजर ऑफ एक्सटेंट टू विच लाइट इज आइदर, टू विच लाइट इज आइदर आइदर absorbed or scattered, either absorbed or scattered, ठीक है, by suspended particle in water, by suspended particle in water। जो चीज मैंने अभी बताई थी वही मैंने यहाँ पे लिखवा दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि क्या ये डायरेक्ट मेजर है निकालने का हमारे सस्पेंडेड सॉलिड को, तो नहीं, ये डायरेक्ट मेजर नहीं होता है। इट इज नॉट द डायरेक्ट मेजर, नॉट द डायरेक्ट मेजर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, इट इज नॉट द डायरेक्ट मेजर ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड। ठीक है, ये चीज है, डायरेक्ट मेजर नहीं होता है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्शंस क्या है, हमें टर्बिडिटी की वजह से क्या ऑब्जेक्शंस है, मतलब क्या किस तरह की परेशानियां हैं, हम क्यों टर्बिडिटी को पसंद नहीं करते। तो देखो, टर्बिडिटी में क्या क्या होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्शंस ड्यू टू टर्बिडिटी। ऑब्जेक्शंस ड्यू टू टर्बिडिटी। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्शन यहाँ पे आता है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन है, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म, कैसे ऑर्गेनिज्म मतलब, ऐसे समझो, ये तुम्हारा यहाँ पे ना एक ऊपर सारा का सारा क्या है, सॉलिड्स है, टर्बिडिटी सॉलिड्स, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे तुम्हारे ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें तो यही काम है ना कि भैया ऑर्गेनिजम्स को मारो, है ना, पानी को साफ बनाओ, ऑर्गेनिजम्स को मारो। तो अब तुमने क्या किया यहाँ पे, ऊपर से तुम लोगों ने डाला है एक डिसइंफेक्टेंट, यहाँ से डाला तुमने डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है भैया, जो ऑर्गेनिजम्स को मार देगा। अब डिसइंफेक्टेंट डालने से दिक्कत हमारे पास ये हो जाएगी कि ये टर्बिडिटी की वजह से वो सारा डिसइंफेक्टेंट जो है वो ऊपर रह जाएगा, वो नीचे ऑर्गेनिज्म तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना, और वो मरेंगे नहीं फिर। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन हमें इससे है वो यही। ठीक है, तो इसके लिए भी यहाँ पर लिखो आगे फर्दर, यही पॉइंट हम लिखेंगे अब। मे शील्ड द ऑर्गेनिज्म, इसमें है यहाँ पे पहला, मे शील्ड द ऑर्गेनिज्म, शील्ड द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट, फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो,
स्लिफ्ट की स्पेलिंग क्या है? किसकी? ये शील्ड है यहाँ पे, शील्ड। SHIELD, शील्ड। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में होगा लाइट का जो पेनिट्रेशन है। अभी देखो सूरज की जो रोशनी होती है वो किस लिए होती है भैया? फोटोसिंथेसिस तो उसी से होगा ना। जब सूरज की रोशनी नीचे नहीं जाएगी तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा नीचे पानी में? तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, इट इंटरफेयर्स, इट इंटरफेयर्स लाइट पेनिट्रेशन, लाइट पेनिट्रेशन एंड affect photosynthesis and affect photosynthesis in water bodies, वाटर बॉडी। ठीक है, ये होता है। अब इसका मेजरमेंट जो है वो मेजरमेंट कैसे किया जाए, यानी कि इसका मेजरमेंट, यानी कि इसको नापना कैसे है? भी देखो मेजरमेंट के लिए तो हमारे पास यहाँ पे ना एक रोड होती है, उस रोड को हम कहते हैं टर्बिडिटी रोड। मेजरमेंट के लिए हम किसको यूज करते हैं? टर्बिडिटी रोड को यूज करते हैं। इज यूज। टर्बिडिटी रोड कैसी दिखती है इसके बारे में बता देता हूँ। कुछ इस तरह की ये रोड होगी। यहाँ आगे एक प्लेटिनम का निडल लगा होता है, यहाँ पे एक निडल होता है, ये रहा, ये प्लेटिनम का होता है, प्लेटिनम निडल है। ठीक है। अब इसमें हम करते कैसे हैं, इसको ना हम डिप करते हैं पानी, जो भी हमारा पानी होगा, सपोज ये हमारा क्या है, वाटर सरफेस है, हम इस प्लेटिनम निडल को यहाँ पे ऐसे नीचे डिप कर रहे होते हैं, पानी के अंदर डाल रहे हैं। फिर क्या होगा कि जहां पे हमें ये निडल दिखना बंद हो जाएगा, ऊपर से देखने पे हम यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारी आईज होंगी, है ना, हम यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर से, जैसे ही हमें ये निडल दिखना बंद हो जाएगा तो जिस पॉइंट पे दिखना बंद हो जाएगा वो वैल्यू हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, इसको मेजर करते हैं। परमिसिबल लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। परमिसिबल लिमिट जो कि हमारी है यहाँ पे 5 to 10 ppm, ये हमारी परमिसिबल लिमिट होती है। चलो, अब यहाँ पे और भी कुछ चीजें हैं हमारे पास देखने के लिए कि ये मेथड कैसा है। ये हमारा फील्ड मेथड होता है। इसके नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना है कि कैसा मेथड होता है, फील्ड मेथड होता है। देखो एक सेकंड, तो इसमें पहला पॉइंट हमारे पास में एक और, इट इज अ फील्ड मेथड, इट इज अ फील्ड मेथड। सेकंड, जो रीडिंग होती है वो कम होती जाती है। कैसे? जैसे हमारा डेप्थ ऑफ इंसर्शन है, एज डेप्थ ऑफ इंसर्शन इंक्रीजेस, यानी कि पानी में हम डालते इसको अगर है और ये नीचे तक चली जाती है तो फिर हमारी जो रीडिंग होती है वो कम होती चली जाती है। यानी कि यहाँ पे रीडिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर लो रीडिंग होती है और नीचे हाई रीडिंग होती है, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो एज डेप्थ ऑफ इंसर्शन इंक्रीजेस, द रीडिंग डिक्रीजेस, द रीडिंग डिक्रीजेस, ये होता है। ठीक है। अब जो टर्बिडिटी की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे जानना है कि ये टर्बिडिटी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए हमें। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा है ना, पीपीएम में लिखा हुआ, कहाँ पे ये रहा, 5 to 10 ppm में। देखो ये पीपीएम क्या है, अब इस पीपीएम को देखो, यहाँ पे क्या होता है, टर्बिडिटी वैल्यू समझो, जो हमारा 1 ppm है ये बराबर होता है किसके, 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका के, 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका
इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ, ये हमारे पास, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा, टर्बिडिटी रोड से हमने सीखा है। अभी यहाँ पे एक ही मेथड हमने सीखा है, मैं तुम लोग को बता दूं, एक ही मेथड अभी हमने देखा है। एक सेकंड, वो मेथड था टर्बिडिटी रोड। अभी एक मेथड और आएगा, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ, टर्बिडिटी रोड, ये वाला जो मेथड हमारे पास में चल रहा है, ये सबसे पहला मेथड है टर्बिडिटी रोड। इसी में हमारे पास में एक और आएगा जिसको हम कहते हैं जैक्सन स्टेबिलिटी मीटर, फिर आता है बायल स्टेबिलिटी मीटर, ये कुछ और मेथड्स हैं, अभी उनको भी देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसको हम लैब में यूज करते हैं। पहला वाला जो हमारा मेथड था वो किस में यूज हो रहा था, फील्ड में, इसको हम लैब में यूज करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट जो हमारे पास में है, यूज्ड इन लैब, लैब में यूज होता है, लेकिन जो हमारा पीने का पानी होता है उसके लिए यूज नहीं होता, बट नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, बट नॉट यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। अब इसको कैसे किया जाता है वो देखो। यहाँ पे ना हमारे पास में एक बीकर लगा दिया जाता है यहाँ पे। इस बीकर में हम यहाँ पे एक स्केल लगा देते हैं, ये हमारे पास में यहाँ पे स्केल है, ये स्केल हो गया, ये बीकर है। यहाँ पे इस तरीके से बीकर को रखा जाता है, स्टैंड है, क्या, ये स्टैंड हो गया हमारा यहाँ पे। अब इसको क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। अब यहाँ पे एक हमारे पास में रहती है कैंडल, ये कैंडल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम देख रहे होते हैं एक साइड से, यहाँ से देखते रहो। अब होता क्या है कि यहाँ पे जैसे जैसे इसको हीट कर रहे होते हैं, यहाँ पे सपोज इसका वाटर लेवल है, ठीक है। तो हीट करने से क्या होगा कि जो वाटर लेवल है वो कम होगा, ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि इवेपोरेशन होगा। अब इवेपोरेशन होगा तो जो यहाँ पे टर्बिडिटी है वो आपको पता चलती चली जाएगी, है ना, पानी कम होता चला जाएगा, जो सॉलिड्स होंगे वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब ये मेथड किस लिए यूज होता है, इसमें एक खास पॉइंट है, यही इसी तरह की चीजें यहाँ पे जो है पूछी जाती है। यूज्ड व्हेन, यूज्ड व्हेन टर्बिडिटी इज ग्रेटर देन 25 ppm, ठीक है। टर्बिडिटी जो हमारी क्या होगी, 25 ppm से ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें तो हमारे पीने के पानी के लिए कितनी होती है मैक्सिमम टर्बिडिटी, 1 NTU थी जैसे, है ना। तो यहाँ पे हम इसको यूज नहीं कर पाते, 1 ppm थी, ठीक है, 1 ppm। देखो अभी इसको पॉइंट को लिखो, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट इज 1 ppm। अब देखो, ये यूज होता है 25 ppm के लिए, और ड्रिंकिंग वाटर के लिए होता है कितना, 1 ppm। तो इसीलिए ये यूज नहीं हो पाता ड्रिंकिंग वाटर के लिए। ठीक। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट, इसी में हमारे पास में है, हाँ, तो ये मेथड तो तुम लोग समझ ही गए, डिटेल में ज्यादा कुछ आएगा नहीं। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा हो जाता है बायल स्टेबिलिटी, थर्ड मेथड है, इसको हम कहते हैं बायल स्टेबिलिटी
इसको हम एक वर्ड से और जानते हैं, इसको हम कहते हैं नेफिलोमेटर। इस नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखो क्यों जाना जाता है इसको नेफिलोमीटर से, बिकॉज हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो सिलिका होता है ना, अभी आगे बताता हूँ चलो। इसमें देखो भी ये कैसे यूज होता है, कलर मैचिंग टेक्निक पे यूज होता है, बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक, बेस्ड ऑन कलर मैचिंग टेक्निक। ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं। देखो कलर मैचिंग टेक्निक पे काम करता है, ये सब प्री में पूछता है, मेंस में तब लिखना है ये सब चीजें जब वो पूरा पूरा पूछ लेगा, लेकिन प्री में ये सब चीजें पूछता है। इसमें क्या होता है, जो टर्बिडिटी होती है वो 1 ppm से कम की भी मेजर हो सकती है। टर्बिडिटी ऑफ लेस देन 1 ppm कैन ऑल्सो बी मेजर, कैन ऑल्सो बी मेजर, ठीक है, ये मेजर किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो अब होता क्या है, कुछ चीजें तुम लोगों को बताता हूँ। यहाँ ना एक यूनिट और यूज हो सकती है। वो यूनिट कैसी होती है कि अगर हमने सिलिका की जगह पे फॉर्मेजीन का यूज किया, समझ लो जरा, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ मैं। अगर हमने अभी तक क्या था, सिलिका पढ़ रहे थे ना, सिलिका तो में मतलब फॉर्मजीन एल्डिहाइड होता है। क्या, तो ये यहाँ पे हमारा अब हम कर रहे थे इसके बारे में, ठीक है। टर्बिलिटी ऑफ लेस देन 1 ppm कैन ऑल्सो बी मेजर। तो मैं यहाँ पे चीज बता रहा था कि हम ना सिलिका की जगह पे, अभी तक हमारा क्या था कि 1 ppm क्या था, 1 मिलीग्राम ऑफ सिलिका इन 1 लीटर ऑफ वाटर, यही तो था। अब हम क्या कर रहे हैं, इस सिलिका को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। किससे रिप्लेस कर देते हैं, इसको मैं फॉर्मेजीन से रिप्लेस कर देता हूँ। फॉर्मेजीन को मैं लेकर के आया, फॉर्मेजीन से मैंने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया, ठीक। जैसे ही मैं इसको फॉर्मेजीन से रिप्लेस करूंगा, तो जो यहाँ पे यूनिट्स हमारे पास में थी ना, कौन सी यूनिट्स, जो नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट थी, ये बदल जाएंगी। और ये बदल करके इसका जो नया नाम होगा वो होगा फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट, ठीक है। ये फिर इसका नया नाम होगा। तो देखो यहाँ पे अब इसके लिए पॉइंट्स लेते हैं। व्हेन वी रिप्लेस सिलिका विद फॉर्मेजीन, विद फॉर्मेजीन, then then the units, then the units will be FTU। ये नई यूनिट्स हो जाएंगी, इसको हम कहते हैं फॉर्मेजीन टर्बिडिटी यूनिट। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन कि फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट किसकी होती है। क्या हम ऐसा करते हैं कि फॉर्मेजिन टर्बिडिटी यूनिट जो है FTU हम लेते हैं, तो हम यहाँ पे यही करते हैं कि हम इसको क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। चलो जी। अब यहाँ पे इसके बाद एक चीज और होती है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, वो होता है इंटेंसिटी के ऊपर। देखो कैसा इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनता है। यहाँ ना ये जो बायल स्टेबिलिटी मीटर है, इसमें जो हम मेजरमेंट करते हैं वो 0 डिग्री पे मेजर करते हैं। देखो बायल स्टेबिलिटी मीटर, मीटर, तो यहाँ पे जो हम इंटेंसिटी मेजर करते हैं वो किस पे मेजर करते हैं, 0 डिग्री पे। इंटेंसिटी मेजर्ड एट 0 डिग्री। अभी इंटेंसिटी क्या है, ये इंटेंसिटी है आपके टर्बिडिटी, कितने एंगल पे मेजर हो रही है, 0 डिग्री एंगल पे मेजर हो रही है। नेक्स्ट अगर मैं नेफ्लोमीटर की बात करूँ यहाँ पे,
यहाँ पे बस डिफरेंस यही है, नेफ्लोमीटर सेम होता है, बायो स्टेबिलिटी मीटर को ही हम नेफ्लोमीटर कह देते हैं कब, जब इंटेंसिटी हमारी कितने पे मेजर हो रही होगी, 90 डिग्री पे, यानी कि हम 0 डिग्री से उसको 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री के एंगल पे अगर हम मेजर करेंगे तो यहाँ पे हम उसको क्या कह देंगे, नेफ्लोमीटर कह देंगे। अब क्या क्या मतलब है यहाँ पे कहने का, देखो वहां पे अगर तुम लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था, सपोज ये बीकर है तो यहाँ से हम देख रहे होते हैं ना, तो ये एंगल है देखने का, इस एंगल की यहाँ पे बात कर रही है कि हम कैसे देखें, तो ये है 0 डिग्री 90 डिग्री, इस तरीके से ये चूज होगा। ठीक। अब इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है हमारे कलर के ऊपर। अभी हमने टर्बिडिटी देख लिया, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट अपन देखेंगे कलर। अब इसमें कलर के लिए जो हमने परमिसिबल लिमिट पढ़ी थी वो कितनी थी, वो थी 5 हेजन। इसको याद रखना, 5 हेजन इसकी क्या थी, यूनिट थी। ठीक। अब यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा था ये कलर, कलर भी किसकी वजह से आता है, सस्पेंडेड और जो डिजोल्व पार्टिकल्स होंगे ना उनकी वजह से भी कलर आ जाता है। तो यहाँ पे लिख लो कोज्ड बाय सस्पेंडेड, कोज्ड बाय सस्पेंडेड एंड डिजोल्व सॉलिड, एंड डिजोल्व सॉलिड्स, एक ये हो गया यहाँ पे। अब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड जितने भी हैं वो हटा दूं, तो ये जो अब आगे हम यहाँ पे कलर निकालते हैं ना, वो फिर इसका जो तरीका हो जाता है वो होता है सेंट्रीफ्यूजेशन। फिर हमें क्या मिलता है, ट्रू कलर मिलता है। अब देखो नोट करके लिखना है यहाँ पे, इफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, फ्रॉम वाटर, then true color is obtained by, color is obtained by centrifugation method। अभी सेंट्रीफ्यूजेशन मेथड के बारे में तो सब लोगों को पता ही होगा। ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो यूनिट इंपॉर्टेंट जो ऊपर हमने देखा 5 हेजन। अब यहाँ पे और इंपॉर्टेंट क्या चीज है देखो, इफ प्रेजेंट इन वाटर, यानी कि अगर ये पानी में प्रेजेंट होगा, इफ प्रेजेंट इन वाटर, तो यहाँ पे पहला है अगर ह्यूमिक एसिड है, अगर हमारा ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो कलर होता है वो होता है येलो ब्राउन। ठीक। अगर आयरन ऑक्साइड हमारा प्रेजेंट है तो हमारा यहाँ पे होता है रेडिश। और अगर हमारा मैंगनीज ऑक्साइड प्रेजेंट है तो वो होता है ब्राउन। मैंगनीज ऑक्साइड अगर हमारा प्रेजेंट है तो वो हमारा हो जाता है यहाँ पे क्या, ब्राउन कलर। तो ये कलर्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अब कलर्स की वजह से हमारे पास में जो ऑब्जेक्शंस हैं वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने 5 हेजन बताया था ना, तो 5 हेजन हमारा क्या था, परमिसिबल लिमिट था। रिजेक्शन यूनिट जो हमारा होगा वो 25 होगा, तो यहीं पे इसको ना थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। तो परमिसिबल जो है हमारा वो है 5 यूनिट, 5 हेजन कर लो। और जो रिजेक्शन वाला हमारा यहाँ पे होगा वो होगा 25 हेजन। ठीक है, ये होगा। अब देखो इसमें ऑब्जेक्शंस क्या है इस कलर की वजह से, तो अब इसके लिए लिखना है ऑब्जेक्शंस ड्यू टू कलर। ऑब्जेक्शंस ड्यू टू कलर। अब इसमें सबसे पहले तो हमारे पास में ये होगा कि कलर्ड वाटर जो भी है हम उसको डाइंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते। बट डाइंग का मतलब क्या है भैया, कलरिंग, कलरिंग करवाने जाता है ना कपड़ों पे, उसके लिए यूज नहीं कर सकते। देखो कलर्ड वाटर, वाटर
इज नॉट सुटेबल, इज नॉट suitable for dyeing। इसका मतलब है कलरिंग, ठीक है, डाइंग पर्पस। चलो ये हो गया। नेक्स्ट अगर इसमें देखें हम, तो जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी वजह से कलर आ रहा है, उनकी वजह से क्या होता है, क्लोरीन डिमांड बढ़ जाता है ना। अब देखो क्लोरीनेशन का इफेक्ट कम हो जाता है, तो इसके लिए लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोजिंग कलर, कंपाउंड्स कोजिंग कलर may exert may exert chlorine demand, may exert chlorine demand, ये हो गया। and hence reduces and hence reduces the effectiveness of chlorine, effectiveness of क्लोरीन, क्लोरीन का जो इफेक्टिवनेस होता है वो हो जाता है कम। अब ये जो कलर कोजिंग कंपाउंड्स होते हैं ना, ये कैंसर कोजिंग भी हो जाते हैं, कार्सिनोजेनिक भी हो जाते हैं। भी देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे ये आएगा, कलर कोजिंग कंपाउंड कैन बी कलर कोजिंग कंपाउंड कैन बी कार्सिनोजेनिक या फिर कैंसर कॉजिंग भी कर सकते हो, इसका मतलब होता है कैंसर को। तो ये सब जो है हमारे पास में प्रॉब्लम्स है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे कौन सा मेथड यूज होता है, तो कलर मैचिंग टेक्निक यूज होती है। कलर मैचिंग टेक्निक इज यूज। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, और कलर मैचिंग टेक्निक के अलावा जो हमारा डिवाइस यहाँ पे यूज होता है वो होता है टिंटोमीटर। डिवाइस यूज्ड इज टिंटोमीटर, ठीक है, ये हमारा डिवाइस होता है। और जो हमारा रिजल्ट है वो कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, टीसीयू में या फिर हेजर में। रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन टीसीयू। टीसीयू का मतलब होता है ट्रू कलर यूनिट, ट्रू कलर यूनिट और हेजर, ये हमारे पास में क्या होती है, यूनिट से आप हो जाती है। अब अगर मैं बात करूं तो टीसीयू की वैल्यू क्या है, देखो अब थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ, जैसे तो इतना नहीं पूछा जाएगा प्री में तुम लोगों के लिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा 1 टीसीयू होता है, ये होता है 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम आयन, 1 मिलीग्राम ऑफ प्लेटिनम आयन इन 1 लीटर ऑफ वाटर, इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ये हमारा टीसीयू है। ये मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बता दिया कि थोड़ा तो एटलीस्ट नॉलेज हो कि कौन सी चीज क्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। चलो अब ये हमारा कलर वाला जो था ये कंप्लीट हो गया है।